नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही जरूरी विषय है, ये तो हम सब जानते हैं। पर इसमें महारत हासिल करने के लिए ना कुछ कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना पड़ता है। तो चलिए आज इन्हीं थोड़े मुश्किल विषयों को पकड़ते हैं और उन्हें एकदम आसान बनाते हैं। तो आज हम 4 खास हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव को समझेंगे, फिर इंडिया के गवर्निंग फ्रेमवर्क पर नजर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि देश में बड़े विवाद कैसे सुलझाए जाते हैं, और आखिर में अपने इलेक्शन सिस्टम की मशीनरी की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, संघ की कार्यपालिका। चलिए देखते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच आखिर काम कैसे करती है, इसकी शक्तियां क्या हैं और कौन सी नियम इसे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक सवाल जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है वो है इंडिया और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट्स के बीच का कंपैरिजन। तो देखिए, समानताएं काफ़ी हैं। दोनों ही अपने अपने देश में दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट पर होते हैं, और हाँ, दोनों ही अपने पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी राज्यसभा और सीनेट की अध्यक्षता करते हैं। हाँ, इलेक्शन का तरीका थोड़ा अलग है, पर आखिरकार दोनों का चुनाव इनडायरेक्टली ही होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद के नॉमिनेशन प्रोसेस की। ये थोड़ा खास है, इसको ध्यान से समझना होगा। देखिए, किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेशन के लिए कम से कम 20 एमपीज बतौर प्रस्तावक और 20 एमपीज बतौर अनुमोदक चाहिए ही चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी पड़ती है। ये जो नंबर्स है ना, 20, 20 और 15,000, इन्हें जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो एक मजेदार बात, क्या हमारी सरकार कितनी भी बड़ी हो सकती है? नहीं, इसकी एक लिमिट है। हमारे संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री को मिला के जो पूरी मंत्री परिषद है, उसका साइज लोकसभा के टोटल मेंबर्स के 15% से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता। असल में ये नियम सरकार को काबू में रखता है, उसे बहुत ज्यादा बड़ा होने से रोकता है। तो अब तक हमने कार्यपालिका की बात की। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें इंडिया के बड़े गवर्निंग फ्रेमवर्क में कैसे फिट होती हैं। इस सेक्शन में हम इंडिया के पावर स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट से। भारत का फेडरलिज्म यानी संघवाद काफी अनोखा है। मतलब पावर तो सेंटर और स्टेट्स के बीच बटी हुई है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है। इसके बजाय इस्तेमाल हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ, और ये शब्द ये इशारा करता है एक मजबूत केंद्र की तरफ। और इसी बात को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कितनी खूबसूरती से कहा था कि भले ही भारतीय संविधान फेडरल है, लेकिन इमरजेंसी के समय में ये एकात्मक बन जाता है। मतलब सामान्य समय में तो आराम से फेडरल सिस्टम चलता है, पर जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आती है, सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है। यही है भारतीय राज्य का लचीला। अब देखिए केंद्र राज्य संबंधों का एक और जरूरी पहलू। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स और रॉयल्टी के बीच का फर्क साफ किया है, खासकर खनिजों के मामले में। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो रॉयल्टी एक तरह का पेमेंट है जो आप संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, जैसे कि किराया, जबकि टैक्स वो एक अनिवार्य पेमेंट है जो कानून के तहत देना ही पड़ता है। इस फैसले से राज्यों को खनिजों पर टैक्स लगाने की शक्ति मिली है, जो उनके रेवेन्यू के लिए काफी है। चलिए अब एक बहुत ही मशहूर केस स्टडी देखते हैं। इससे ये समझ आएगा कि जब देश की सीमाओं या क्षेत्र से जुड़े संवैधानिक विवाद खड़े होते हैं तो उन्हें कैसे सुलझाया जाता है। फोकस रहेगा सीमाओं, क्षेत्र और इसमें सुप्रीम कोर्ट के रोल पर। सवाल सीधा और बहुत बड़ा था, क्या भारत अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव अग्रीमेंट से दे सकता है, या उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? यही सवाल था जो बेरूबारी यूनियन केस के बिल्कुल सेंटर में था, और ये सवाल सीधे सीधे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा हुआ था। तो इस मामले की कहानी शुरू होती है 1947 के विभाजन से। रेड क्लिफ लाइन के नक्शे में एक अस्पष्टता की वजह से बेरूबारी यूनियन एरिया पर विवाद खड़ा हो गया। फिर 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत इस क्षेत्र को पाकिस्तान के साथ बांटने का फैसला हुआ। लेकिन इस एग्रीमेंट की वैधता पर ही सवाल उठ गए, और मामला इतना गंभीर हो गया कि तत्कालीन राष्ट्रपति को आर्टिकल 43 के तहत सुप्रीम कोर्ट से उसकी सलाह लेनी पड़ी। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने साफ कहा कि संसद सिर्फ एक साधारण कानून पास करके भारत की जमीन किसी और को नहीं दे सकती। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए संविधान में बाकायदा संशोधन करना होगा, आर्टिकल 368 के तहत। और ये जो फैसला था ना, ये आज भी हमारे संवैधानिक कानून का एक मौलिक सिद्धांत माना जाता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, चुनाव की मशीनरी।
यहाँ हम बात करेंगे भारत के चुनावी प्रक्रिया, उसमें हुए जरूरी सुधारों, नियमों और आजकल चल रही बहसों के बारे में। देखिए, भारत के चुनावी सिस्टम को आकार देने में कई कमेटियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दो जरूरी उदाहरण हैं। पहली, तारकुंडे कमेटी 1974, जिसने वोटिंग की उम्र को 21 से घटाकर 18 करने की सिफारिश की थी और ये लागू भी हुई। दूसरी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, जिसने चुनावों में राज्य के खर्च का आइडिया दिया, मतलब चुनाव का खर्च सरकार उठाए ताकि भ्रष्टाचार कम हो। आजकल एक टॉपिक जो बहुत चर्चा में है वो है एक राष्ट्र एक चुनाव। आइडिया तो यह है कि इससे चुनाव और कुशल हो जाएंगे, खर्चा बचेगा, लेकिन इसके रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इसके लिए बड़े बड़े संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी। अविश्वास प्रस्तावों के साथ तालमेल एक बड़ा मुद्दा है। फिर इसका संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्ता पर क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचना होगा। और इन सब के ऊपर इसे लागू करने के लिए जबरदस्त राजनीतिक सहमति चाहिए होगी। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक राष्ट्र एक चुनाव आखिर है क्या? एक कुशल सुधार जो हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत करेगा, या फिर हमारे संघीय ढांचे के लिए एक संभावित खतरा? ये एक ऐसी बहस है जिस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।